बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और दूसरी जानिब बैठे हुए हैं सईद बलोच साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के। सीनियर सिटीजन है। हाँ सर, वो तो आप बेहतर जानते हैं। सीनियर सिटीजन है सर। फुल कोर्ट हुई है, पहली हुई है। बहुत ज़्यादा अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि ये अंदर फैसला हो गया, ये फैसला हो गया। अभी इजलास ख़त्म हुआ है। तो यही थी कि जो जस्टिस मंसूर साहब और जस्टिस मुनीर साहब हैं, उनकी तरफ से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को फुल सपोर्ट ऑफर कर दी जाएगी। क्या देख रहे हैं आगे फ्यूचर में? इसमें जो दरारें पड़ी थी इस इमारत में, वो दोबारा मुंदमिल हो जाएंगी? आगे सब अच्छा चलेगा या फिर वही जो काजी साहब लेगेसी छोड़ के गए हैं वही आगे चलेगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी तो इसका एलामिया आएगा तो बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी, क्या इसमें हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक ये जो बुनियादी क्वेश्चन है आपका कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो तो उन्होंने आलमोस्ट कर दिया है। कि उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक ये है कि अगर से फुल कोर्ट रेफरेंस जो काजी साहब के एजाज़ में था उसमें ये तशरीफ़ नहीं लाए थे, 5-6 जजेस नहीं आए थे, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी याहिया अफरीदी साहब की, तो उसमें ये सब लोग मौजूद थे। जस्टिस मंसूर शाह जो है वो जा चुके थे उम्र की अदायगी के लिए, तो इसलिए वो उसमें मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर चीफ जस्टिस बनते ही जो याहिया अफरीदी साहब ने जो पहले 2-3 काम किए हैं, उसमें एक जो कंसर्न था जस्टिस मंसूर का और जस्टिस मुनीब का, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी थी उसको सदारती हुक्मनामे के बाद जो तब्दील किया था उसकी तश्कील को, हैयत को, वो उन्होंने बहाल कर दिया। सही। और यही उनकी एक डिमांड थी कि या तो आप वो कमेटी बहाल करें और दूसरा जो है कि फुल कोर्ट बिठाएं जिसके अंदर ये चीज़ें सारी की सारी जो डेवलपमेंट हो रही हैं उनके ऊपर फुल कोर्ट अपना जो है इनपुट दे। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जितनी भी हेयरिंग हुई थी और जो भी रूल्स को अमेंड किया था वो फुल कोर्ट ने किया था जी। तो ये बुनियादी नुक्ता था। उस नुक्ते को तो याहिया अफरीदी साहब ने जस्टिस मंसूर शाह साहब की गैर मौजूदगी में ही एड्रेस कर दिया कि कमेटी भी चेंज कर दी, फुल कोर्ट भी आज हो गया। तो बुनियादी जो एतराज़ था जिसपे जस्टिस मंसूर ने दो खतूत लिखे काजी फैसल साहब को, तो वो तो एड्रेस हो गया। अब ये देखना है कि हाँ आगे क्या होना है। ये फुल कोर्ट जो आज मीटिंग हुई है, मेरा ख्याल है एक तो ये इसी मकसद के लिए हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक तकसीम या जिसको आपने दरारें कहा कि जो पढ़ चुका था उसको ख़त्म होना चाहिए। और इसमें जजेस की अक्सरियती जजेस की राय थी पिछले 1 महीने से कि फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए ताकि उसके अंदर बहुत सी तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात, जो भी चीज़ें हैं ताकि उनको एड्रेस किया जा सके। वो तो हो गया। अब इसमें एलामिया में एक तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको जो तहफ़्फ़ुज़ात है जजेस के वो एड्रेस होंगे। दूसरा बड़ा अहम सवाल जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब आगे जो चलना है, 2-3 काम अभी करने हैं उन्होंने जी। एक काम ये करना है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील नौ होनी है। वो होनी है 26वीं आइनी तरमीम के तहत। और 26वीं आइनी तरमीम पे उस पर जो है कि दर्जनों पटिशन्स फाइल हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट्स के अंदर भी। फिर उनकी समाअत होनी है। उनकी समाअत जो है कि वो 26वीं तरमीम के मुताबिक जो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा। उस बेंच की तश्कील से पहले जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील, और फिर उसमें बेंच में टॉप 5 जजेज होंगे या जस्टिस अमीन साहब से शुरू होंगे और उसके बाद नीचे 5 जाएंगे। ये बहुत सारी आराज चल रही हैं हुकूमती हलकों में भी इस वक्त, और यहाँ पर भी बहुत सी बात हो रही है। तो ये जो 2-3 नुकात हैं, इनमें मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये देखेगी कि अच्छा उनकी अपनी राय क्या है, जजेस की राय क्या है। इस वक्त एक गालिब अक्सरियत जो आपकी पाकिस्तान के अंदर जो कानून और आइन के साथ जो थोड़ी सी वाकफियत रखती है, उनका ये ख्याल है कि 26वीं तरमीम और जिस अंदाज के अंदर पिछले 1 महीने में बहुत से इकदाम किए गए हैं कानूनी और आइनी महाज के ऊपर, वो इकदाम जो हैं कि वो डायरेक्ट इंटरवेंशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हायर जुडिशरी के अंदर मुदाखलत है। वो उसको कंट्रोल एग्जेक्टिव के ज़ेरे ताबिक कंट्रोल करने की कोशिश है। तो इस तनाजुर के अंदर भी जो है कि आज की कोर्ट के अंदर, ये फुल कोर्ट के अंदर यकीनी तौर के ऊपर जजेस की राय आई होगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब इसकी कोई एलामिया आता है या खबरें बाहर आती हैं तो उसमें देखना है कि एलामिया में खबर आती है। देखिए आ भी सकती है, ये स्टेज ऐसी है ना, ये स्टेज ऐसी है। अब पहले दिन जब चीफ जस्टिस ये आए तो अब जो इन्होंने 3-4 इकदाम किए तो उनको बाकायदा फिर उन्होंने शायद बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज तो नहीं लेकिन उसके पॉइंट्स ऑफिशियली दिए गए कि अच्छा ये डिसीजन हुए हैं। और इस वक्त क्योंकि पूरे पाकिस्तान में चाहे अवाम हो, सियासी जमातें हों, एग्जेक्टिव हो, लीगल फ्रेटर्निटीज़ हो, आपकी तमाम बार एसोसिएशन है फ्राम डिस्ट्रिक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, और आपकी जो पाकिस्तान बार है, उन सब की नज़रें आज की मीटिंग के ऊपर हैं कि अच्छा इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट जो है वो आपके
पाकिस्तान की जो पार्लिमानी सियासत है, पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की इस वक्त जो मुस्तकबिल है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसका अनाउंसमेंट आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए। सही। कोई सरप्राइज भी हुकूमत के लिए आ सकता है, क्योंकि सारे चह मगोइयाँ तो यही कर रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी उस लेगेसी को लेकर नहीं चलेंगे जो काजी फैज़ ईसा साहब छोड़ के जा रहे हैं। देखें, करामत मुगल साहब तकरीबन जुमे के रोज़ से ना एक ख़बर शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में दूसरी तरमीम लेके, एक तो पहले उन्होंने सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए तरमीम की कोशिश की, अब उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो टाइम ख़त्म होगा तो नई तरमीम अब कानून में करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही ये ख़बर भी आ रही है कि मुमकिन तौर पे कानून की बजाय आइनी तरमीम की जाए और आइनी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी एक ही बार जो है ना उसको फिक्स कर दिया जाए। और वो सीनियरिटी क्या होगी कि जहाँ से चीफ जस्टिस बनेगा वो पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, वहाँ से आगे सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट की स्टार्ट होगी। यानी ये बिल्कुल ऐसे है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो दो जैसे अभी सुपरसीड हुए हैं 2 जज, अब इन 2 जजेस को आप बिल्कुल एक उज़्व मुअत्तल बना के रख दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ना वो सीनियरिटी के अंदर आएंगे, ना वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं और ना ही वो आइनी बेंचेस का हिस्सा बनेंगे। तो वो एक तरह से लाताल्लुक़ हो जाएंगे और सिर्फ रेगुलर केसेस, कोई ज़मानत का केस या कोई ज़मीन का कोई मामूली सा तनाज़ा या कोई सर्विस मैटर जिसके अंदर कोई आइनी या कानूनी नुक्ता ना हो, उसकी वो समाअत करने के काबिल रह जाएंगे। बिल्कुल मजिस्ट्रेट वाली उनकी हालत हो जाएगी। तो ये इस वक्त तरमीम करने की वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को भी उसको संजीदगी से देखना चाहिए कि जहाँ से बात शुरू हुई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ज़रिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट करने से, वहाँ अब सुप्रीम कोर्ट के उन अंदरूनी मामलात में भी दखल अंदाजी की जा रही है और ये तय किया जा रहा है कि कौन सा जज सीनियर होगा, कौन सा नहीं होगा, सीनियरिटी कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पर ख़त्म होगी, कौन सा जज आइनी बेंच में बैठेगा, कौन सा नहीं होगा, आइनी बेंचेस कैसे बनेंगे। मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आप 4थे नंबर के जज को अगर आप सीनियर मोस्ट बना दें तो ये क्या कहीं किसी निज़ाम इंसाफ में आपने ऐसी कोई सूरत हाल देखी है? ये वाज़े तौर पर अपने मनपसंद जजेस को और एक ऐसे जज को सीनियरिटी देने की कोशिश की जा रही है जो आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो चुका, जो मज़हर नकवी साहब वाला जो केस था ना कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, उस दरख्वास्त में जो आफिया शहर बानो केस का फैसला गुज़श्ता साल जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सुनाया था कि जज रिटायर हो जाए या इस्तीफ़ा दे जाए तो फिर उसके खिलाफ आप जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके खिलाफ तकरीबन 7.5 माह की ताख़ीर से ज़ायदुल मियाद दरख्वास्त दायर की गई थी और उस दरख्वास्त में यही जस्टिस अमीनुद्दीन उसके सरबराह थे और इन्होंने करार दिया था कि अगर एक जज को नोटिस जारी हो जाए और उसके बाद वो रिज़ाइन भी करे तब भी काउंसिल उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आर्टिकल 209 में कहाँ लिखा हुआ है कि एक जज रिज़ाइन कर जाए तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। वहाँ पर बड़ा कैटेगोरिकली एक जो उसका कंटेक्स्ट है वो ये है कि एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। एक जज अपने मुकदमे के दौरान किसी भी मौका पर अगर वो रिज़ाइन कर जाए तो आप कहाँ लिखा है आइन के अंदर, या तो आप कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर शामिल करें। सर ये तशरीह थी ना, तशरीह आपने आइन की आर्टिकल 209 की और अपनी मनपसंद की। क्यों? क्योंकि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून को मज़ाहिर नकवी साहब को टारगेट करना तो टारगेट किया गया और इसी कानून की तशरीह के बाद टारगेट किया गया। तो ये एक ऐसे जज ने जिसने अपनी तरफ से आर्टिकल 209 की एक ऐसी मुतनाज़ा तशरीह की, क्या ऐसे जज को सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज बनाया जा सकता है? ये बात सुप्रीम कोर्ट के अपने जो फुल कोर्ट है वहाँ पर भी ये चीज़ जो है वो यकीनन वो डिस्कस होगी। और सबसे अहम बात कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज है वो अपने इदारे के फैसलों के बारे में कह रहा है कि मेरी राय ये है कि अक्सरियती फैसले को आप इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, कोई भी रियासती इदारा उसको तस्लीम ना करे, उसके ऊपर अमल दरामद ना करे। ये दुनिया में कहाँ होता है कि आप जैसे हम किसी इदारे में नौकरी भी कर रहे हो और हम उसी इदारे के बारे में बाहर जाकर जो है वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करें और लोगों को कहें यार आप इस इदारे के अंदर इन्वेस्ट ना करें, ये यहाँ से कोई चीज़ खरीदी ना करें, ये ठीक नहीं देते। तो ये कौन हमें टॉलरेट करेगा कि यार आपको मैं तनख्वाह भी दूँ, आपको मैं सारी सहूलियात भी दूँ और आप फिर मेरे इदारे या मेरी दुकान के बारे में बाहर जाकर ये प्रोपेगेंडा भी करें कि आपने यहाँ से कोई चीज़ खरीदनी नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में सबसे पहले वो कहते हैं ना कि अपने अंदर सफाई करनी चाहिए, अपनी मंजी थले डांग फेरनी चाहिए चीफ जस्टिस साहब को। जब तक आप ये नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी सोच वाले जज मौजूद होंगे, वहाँ ना तो आप अदलिया की आज़ादी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं, ना आप एग्जेक्टिव को और इस्टेब्लिशमेंट को और पार्लियामेंट को अदलिया के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने से रोक सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनके खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा इंतकामी कार्रवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस खुद जब अपने फैसले में कह चुके हैं
कि 2 जजेस का इख्तलाफी नोट दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट के जज के शायान शान नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। जस्टिस हसन नजर रिजवी साहब ने पिछले दिनों प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस में अपना जो वो नोट जारी किया है, उस नोट में भी देखें वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में यही बात कर रहे हैं। वहाँ पर भी वो कहते हैं कि जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 9 की खिलाफ चीफ जस्टिस खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। एक जज को इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए कि वो अपने ब्रदर जजेस का नाम लेकर उनकी तज़हीक करे, उनकी तजलील करे या उनके बारे में ये कहे कि इनका फैसला दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फैसले हमेशा अक्सरियत की बुनियाद पर या फिर मुतफ़िक़ा तौर पर जारी किए जाते हैं। तो जहाँ 8 जज ये कह रहे हों, 8 में से भी बल्कि 11 जजेस को ये 11 जजेस ने ये कहा कि पीटीआई एक पार्लिमानी सियासी जमात है। हाँ, उसमें ये अलग कहानी है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी मौजूदा चीफ जस्टिस, इन्होंने जुज़वी तौर पर उन चीज़ों को टैकल करने की कोशिश की है, लेकिन पार्लिमानी जमात पीटीआई को, सियासी जमात पीटीआई को तस्लीम किया गया। तो आप वहाँ पर भी अपनी राय, और फिर ऐसे मौके पे दे रहे हैं जिसके ठीक 2 दिन के बाद पार्लियामान से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के लिए वो कानून आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फुल कोर्ट के अंदर ये सारे मामलात डिस्कस करने हैं। फिर साथ आप देख लें कि आईनी तरमीम आने के बाद जो मसाइल खड़े हो चुके हैं, जुडिशल कमीशन के मसाइल मौजूद हैं। इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट की जानिब से इस पर बाकायदा एक आर्टिकल लिखा गया और खदशात का इजहार किया गया कि आपने जुडिशल कमीशन के अंदर पार्लियामेंट के लोगों की तादाद बढ़ा दी है, जो जुडिशल मेंबरान हैं उनकी तादाद कम हो चुकी है। बंद कमरे के अंदर आप एक चीफ जस्टिस का इंतखाब कर रहे हैं जिसके मीटिंग मिनट्स जारी नहीं होते। अंदर क्या डिस्कशन हुई है, 2 सीनियर जजेस को आपने सुपरसीड किया है, किस बुनियाद पर किया है, उनकी खामियां क्या हैं, उनके फैसलों में गलतियां क्या हैं, ये कहाँ पर किस जगह पर आपने इसकी निशानदेही की। तो ये एक इंतहाई मशकूक किस्म की ये सारी कार्रवाई है। एक ऐसे जज को लगाया जाएगा जो हुकूमत समझेगी कि हाँ ये हमारे लिए सूटेबल है, ये खिलाफ नहीं जाएगा, ये हमें रास आता है, या फलां जज ने जो है वो फैसला ऐसा दिया। सुप्रीम कोर्ट में आप देख लें, हाई कोर्ट्स में देख लें, रियासत के खिलाफ फैसले आते हैं। स्टेट बाज मुकदमात में ख़ास तौर पर ये जो दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं उसके अंदर स्टेट आपका फरीक होता है, हुकूमत नहीं होती। तो जब आप स्टेट के खिलाफ भी अदालतें फैसले दे रही हैं तो क्या फिर इन जजेस को आप इबरत का निशान बना देंगे कि यार इन्होंने स्टेट के खिलाफ फैसला दे दिया? तो कहा था, देखिए वो ख्वाहिशात वही है ना। फिर अगर उसी तरीके से आपने चलना है, उसी तरीके से आपने सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर जो अदलिया की आज़ादी की बात की जाती है, फिर मेरे ख्याल में उस चीज़ को या उस नुक्ते को बिल्कुल निकाल देना चाहिए, उसको बैक साइड आप कर दें, तो उसके बाद ही ये सारे मामलात चल सकते हैं। बहरहाल नए चीफ जस्टिस साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा तनाज़ात भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम मौजूद थी, लेकिन इस वक्त उनको ऐसी किसी मज़ाहमत का सामना नहीं है। जो तकसीम काजी फायज ईसा साहब पैदा करके गए, और उनके अपने ब्रदर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो काजी साहब के दस्ते रास्त हैं, अगर वो अपने ख़त में काजी साहब के हवाले से शर्मनाक, घटिया और तौहीन आमेज़ जैसे, मुतासिब जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि काजी साहब रास्ते में किसी जगह एक ऐसी गलती करके गए हैं जिसके बारे में आप उनके सिर्फ एक बड़ी गलती, हाँ वो छोटी छोटी गलतियां इकट्ठी हुई हों तो वो भी फिर आपको पता है कि एक बड़ी गलती बन जाती है। सबसे बड़ा इशू जजेस में तकसीम का काजी साहब ने बनाया मखसूस नशिस्तों को। याहिया अफरीदी साहब के लिए कितना टेस्ट केस है ये कि इसी एक केस से अब सुप्रीम कोर्ट की सिमत का तयन होगा? मेरा ख्याल है कि इस पर तो सिर्फ नजरसानी की दरख्वास्त है जिसके ऊपर अभी रिव्यू होना है, और वो भी जल्द मुकर्रर हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन सामने खड़ा है, उधर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद ना करे। देखो स्पीकर तो वही है ना, जैसे अमीनुद्दीन साहब ने कहा या उन्होंने कहा, वो तो सारे एक जगह पे बैठ के फैसले कर रहे थे ना कि अच्छा ये कर लें ये कर लें। मेरा ख्याल है कि इस पे नजरसानी की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर जब समाअत होगी तो इलेक्शन कमीशन को भी और स्पीकर नेशनल असम्बली को भी इससे ज़्यादा मोहब्बतनामा भरा हुआ मिलेगा। सही, ठीक है, हालात जिस तरफ है ना, तो इनको फिर इनकी जो बाकी गलतफहमी है वो भी दूर कर देंगे वो। वैसे भी इकरामत मुगल साहब जब तक नानी जिंदा होती है ना तो नवासियों को ना बहुत लाड प्यार मिलता है। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की नानी चली गई है तो जब नानी गुजर जाए तो फिर वो घर मामू का घर बन जाता है। फिर वहाँ पर मामी भी होती है, मामू भी होता है, उनके बच्चे भी होते हैं, फिर वहाँ से आपको वो लाड प्यार नहीं मिलता जिसकी पहले उम्मीद रखी जाती है। तो वो सारी रौनकें, सारी ख्वाहिशात की तकमील,
वो सारे छोटे छोटे चौंचले वो सिर्फ नानी के जिंदा रहने तक होते हैं। तो नानी चली गई, अब इलेक्शन कमीशन को सोच समझ के आना चाहिए। तो नानी को आप बेशक मुंसफ भी बना दें तो वो फिर भी बच्चों की वकील खुद होते हैं। हाँ, वकील तो पहले जो हमने इलेक्शन कमीशन में देखा है, देखिए 1.5 घंटा आप इलेक्शन कमीशन का वकील रोस्टम पर ऐसे आगे सामने खड़ा हुआ है और काजी साहब बैठ के दलाइल भी दे रहे हैं, केस भी लड़ रहे हैं, उसके ऊपर अपने रिमार्क्स भी दे रहे हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हमने देखी है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें मौसूल होना शुरू हो गई हैं कि शायद उनकी फ्रीक्वेंसी भी ट्यून होना शुरू हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो दूसरी वजाहत दी है उसके अंदर एक लाइन ऐसी है जिससे मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का सारा जो मुकदमा है वो ख़त्म हो जाता है। और वो लाइन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह की है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर रही हो तो फिर आप एक सादा कानून साजी से आइन को ओवर राइट नहीं कर सकते। काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में किया था। देखिए काजी साहब जो करके गए हैं ये वो तारीखी ब्लंडर हैं जिसके बारे में आने वाले सालों में आप देखेंगे भुगत भी रहे ना, भुगत भी रहे, सारा उसी का बिल्कुल जी जी। तो ये रास्ते असल में काजी साहब के ही दिखाए हुए हैं। और उस वक्त भी हम कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को इस तरह अंधाधुंध काजी साहब के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। अभी ये देखें कि ये तो माजी से अपील का हक देने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें फिर आप देखें कि तकरीबन 9 के 10 जजेस उसके ऊपर डट गए। उन्होंने कहा कि अपील का हक दें लेकिन माजी से न दें। 6-9 से नहीं, अपील का हक देने का था, माजी से अपील का हक देने का जो है ना वो जो एक इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई थी। जी जी। तो ये आप देखें कि अब इलेक्शन कमीशन को सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। नजरसानी केस में बहुत सारी फिर मजीद चीज़ें खुलेंगी। शायद ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी केस में बहुत सारे ऐसे मामलात जहाँ पर शायद अपने साबिक चीफ जस्टिस की वजह से बहुत मसाला उन्होंने हल्का रखा, बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, कोई बहुत ज़्यादा सख्त ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं दी। लेकिन अब अगर आप आएंगे तो फिर वही बात कि नानी मौजूद नहीं है और नानी की गैर मौजूदगी में फिर बहुत सारी मेरे ये राय है कि क्योंकि ये हठधर्मी का मुजाहरा किया है इलेक्शन कमीशन ने। देखो अगर कहीं आपको लीगल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आपके जहन में सवाल आता है तो जस्टिफाई करता है कि आप अच्छा वजाहत मांग सकते हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक हठधर्मी का मुजाहरा किया और खुल्लम खुल्ला आपकी आइन की, कानून की और अदालती फैसलों की हुक्म अदूली की है। और उसमें बदकिस्मती से जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जैसे जजेस जो हैं कि जिन्होंने लिखा कि आपको नहीं मानना चाहिए, इन्होंने तरगीब दी रियासती इदारों को, हुकूमत को कि आप इंसाफ की राह में रुकावट पैदा करें, आप अदालती फैसलों पर अमल ना करें। और तौहीन अदालत की कैटेगरीज में 3-4 चीज़ें आती हैं ना, इंसाफ की राह में रुकावट पैदा करना और इस किस्म की चीज़ें करना। तो ये उन्होंने वो किया है। तो उस सिलसिले में भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी बुलाया है ना यही अफरीदी साहब ने, और गालबन 8 नवंबर को है। मेरा ख्याल है उसमें भी वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा कौन सी ऐसी हैं जो महज इल्ज़ाम तराशी पर मबनी है उनको साफ कर दो, और जो ऐसी हैं उनको लगाओ और अदलिया को साफ कर लो। सही, ताकि आपके पास एक वाज़ेह सिम्त मुतय्यन हो कि ठीक है अब हमने क्या करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दोबारा हमने रिपीट नहीं करना, ये चीज़ें हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो हठधर्मी का मुजाहरा किया, मेरा ख्याल है कि उसको उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि उसको बिल्कुल पहले तकसीम थी, अब तकसीम फिलहाल नज़र नहीं आ रही, ना ही ऐसी कोई बात हमने अभी सुनी है। तकरीबन 72 घंटे हो गए, कोई ना कोई खबर आई जानी थी, नहीं आई। मुमकिन रद्द अमल अब आईनी इदारे की हैसियत से इनका क्या होना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन सामने आके खड़ा है, जो जिसकी बात खालिद साहब ये भी कर रहे हैं। देखिए इसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इशू नहीं है, मामला है जुडिशियल इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस का। और वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की बात हम कर रहे थे जब 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखकर अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बताया कि हमारे साथ हसास इदारे ये सलूक कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों को क्वेटा से उठाया जाता है, बिजली के झटके लगाए जाते हैं, जजेस के कमरों में खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो फिर आगे उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होती है। वो सारे शवाहिद वो अपने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी दिखा चुके हैं। तो वहाँ उस वक्त ये मुतालबा सामने आया था कि सुप्रीम कोर्ट को बहैसियत जुडिशरी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि बतौर अदलिया एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस, इदारा जाती रिस्पांस यहाँ से आना चाहिए। लेकिन काजी साहब की खामोशी की वजह से, काजी साहब की सहूलतकारी की वजह से ये रिस्पांस नहीं आया। अब एक बार फिर गेंद जो है वो नए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के पास, कोर्ट में बाल आ गई है। तो यहाँ अब सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करना है, क्योंकि आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होने से पहले वो जो जज मोहम्मद अब्बास और जज इजाज आसिफ साहब जी वो सारा जो रिकॉर्ड था उसके साथ
लाहौर हाई कोर्ट के इंतजामी जज की जो अपनी तहकीकाती रिपोर्ट थी वो भी यहाँ उसी केस में भिजवाई हुई है, हाई कोर्ट के 6 जजेस वाले अज खुद नोटिस केस में। तो अब यहाँ पर ये इन्होंने फैसला करना है कि क्या आप इसी तरह सर दबा के चलेंगे, झुका के चलेंगे, या आपने अदलिया की आज़ादी, अदलिया की खुद मुख्तारी को कुछ ना कुछ आपने रिकवर करना। आप उधर भी, हाँ, आप उधर भी इंक्रोचमेंट ना करें, लेकिन आप अपने भी इंक्रोचमेंट ना करवाने दें। अब हालत ये हो चुकी है कि सदारती आर्डीनेंस आता है, उससे अब ये डिसाइड, अब मिसाल के तौर पे एक और सदारती आर्डीनेंस आ जाए और उसमें ये कह दें कि चीफ जस्टिस के नीचे से जो सीनियर जज होगा वहां से सीनियरिटी लिस्ट आगे चलेगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? वो प्लान भी है, जैसे मैंने कहा कि अब तो उसको बाकायदा एक आईनी तरमीम के जरिए आइन का हिस्सा बनाने की डिस्कशन इस वक्त हो रही है हुकूमत के अंदर। तो अब जब आप इस लेवल पर जाकर चीज़ों को जो है वो टकराव की एक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं। तो इनको फैसला करना है, जल्द करना है, फिर उस फैसले के ऊपर इनको स्टैंड करना है और अपनी पोजीशन क्लियर करनी है और एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देना है। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मौजूदा चीफ जस्टिस की कि क्या ये उसमें पास होते हैं, फेल होते हैं। फेल हो गए तो फिर अगले 3 साल इन्होंने भी बड़ी मुश्किल से गुजारने हैं। सही, बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके वक्त का और सईद बलोच साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।